हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल जी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज किडनी स्टोन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, causes, risk factors, incidence rate, pathophysiology. Now we are going to see the sign and symptoms, diagnostic evaluation, medical management, surgical management, nursing management, prevention and complications of the renal stone या calculi. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रीनल स्टोन लाइक रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई सेम चीज होती है। साथ ही साथ स्टोन्स बहुत तरह के होते हैं जिसमें आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन सबसे मोस्ट सबसे ज्यादा कॉमन होता है जो कि 80% केसेस में आपको मिल सकता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्टोन होने के बाद कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। क्योंकि स्टोन की वजह से नॉर्मल किडनी जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगी। यूरिन एक जगह कलेक्ट हो जाएगा और यूरिन एक तरह का इन्फेक्शन का काम करेगा बाद में, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एब्डोमेन में उसी जगह पे पेन होगा जहां पे इन्फेक्शन हुआ है। दैट इज नोन एज फ्लैंक पेन। तो फ्लैंक पेन मेनली आपके एब्डोमेन और आपके कह सकते हैं कि बैक के बीच में होता है, यानी कि आपका ये वाला फ्रंट वाला एब्डोमेन और आपके बैक दोनों के बीच में ये जो एरिया है यहाँ पे होता है। फ्रीक्वेंसी एंड डिसयूरिया। तो डिसयूरिया क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि जब आप यूरिन पास करोगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। क्योंकि यूरिन फिल हो चुका था, इन्फेक्शन इंक्रीज हो चुका था, टिश्यूज इंजर्ड हो चुके थे, जिसकी वजह से जब यूरिन पास होगा तो डिसयूरिया होगा, यानी एक्सेसिव पेन होगा ड्यूरिंग यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी मींस बार बार यूरिन पास करने की अर्ज होगी अंदर से कि यूरिन पास करने जाना है। क्योंकि आपका यूरिनरी जो सिस्टम है वो वीक हो चुका है और आपका यूरिन लीक करने लगेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना होगा। ओलाइकोयूरिया एंड एनयूरिया इन ऑब्स्ट्रक्शन। एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टोन में भी अगर उनका साइज 5 सेंटीमीटर है या उससे ज्यादा है तो इस केसेस में क्या होता है कि पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब पूरी तरह से रुकावट हो जाती है और यूरिन अंदर ही अंदर फिल होने लगता है, बाहर नहीं आ पाता। कम यूरिन बाहर आने को हम ओलाइगोयूरिया बोलते हैं और बिना जरा भी यूरिन बाहर ना आए और अंदर स्टोर होता रहे उस कंडीशन को हम एनयूरिया बोलते हैं। एन मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिन पास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका हेमेचूरिया। हेमे मीन्स होता है ब्लड, यूरिया मीन्स होता है यूरिन। तो यूरिन में ब्लड आने लगेगा। यूरिन में ब्लड इसलिए आने लगेगा क्योंकि आपके अंदर की जो किडनी के टिश्यूज हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई है, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी होगी और साथ ही साथ यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है। फीवर आएगा क्योंकि अंदर इन्फेक्शन के चांसेस या इन्फेक्शन इंक्रीज हो चुका है, तो आपकी बॉडी सोचेगी कि बॉडी को हीट करके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सकता है। दैट्स वाई आपकी बॉडी क्या होगी? हीटेड हो जाएगी और आपको फीवर आ जाएगा। बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन। जब आप यूरिन पास करने जाओगे तो आपको बर्निंग यानी जलन वाली फीलिंग होगी। क्योंकि टिश्यूज इंजर्ड हो चुके हैं और यूरिन जो होता है वो हमारा एसिडिक होता है, तो जब वो टिश्यूज में टच होगा तो आपको बर्निंग जैसा फील होगा। क्लाउडी और स्मेली यूरिन। क्लाउडी यूरिन जैसा कि आपको ये रेड यूरिन दिख रहा है, वैसा ही क्लाउडी यूरिन मीन्स होता है व्हाइट कलर का यूरिन। यूरिन व्हाइट तब हो जाएगा जब उसके अंदर WBC काउंट इंक्रीज हो जाएंगे या पस बनने लगेगा। वो पस यूरिन के साथ जब बाहर आएगा तो आपका यूरिन क्लाउडी दिखने लगेगा, उसी वजह से उसके अंदर अजीब सी स्मेल आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक स्टडीज पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में आपको पेशेंट के बारे में एक एक डिटेल हिस्ट्री लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रीवियसली ये प्रॉब्लम आई थी, क्या इससे पहले स्टोन हो चुका है, क्या उनके फैमिली मेंबर्स को या किसी एंसेस्टर को रीनल स्टोन हुआ था। उनकी डाइट प्लान आप पूछ लोगे कि बहुत ज्यादा हाईली प्रोटीन डाइट या कैल्शियम डाइट तो नहीं लेते हैं, या कोई ऐसी डाइट तो नहीं लेते हैं जो कि ऑक्सीलेट रिच हो। एग्जाम्पल, टोमेटो सूप हो गया, कीवी जूस हो गया, एक्सेसिव ग्रीन वेजिटेबल्स में आपका स्पैनिच हो गया यानी कि पालक, ये सारी चीजें हो गई।
साथ ही साथ आपको पूछना है कि क्या उन्हें रिकरेंट यानी बार-बार यूटीआई तो नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, इससे पहले कोई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो नहीं चला है, ये सारी चीज़ें आपको पूछनी है। इसके साथ-साथ आप उनसे पूछ सकते हो कि वो किसी ऐसी जगह पे तो नहीं रहते हैं जो कि हमेशा कोल्ड रहे, यानी कि विंटर जहाँ पर बहुत ज़्यादा विंटर सीज़न कंटिन्यू रहता है, उस जगह पे तो नहीं रहते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी आप देख सकते हो और उनका ऑक्यूपेशन पूछ सकते हो कि क्या वो ऑल द टाइम बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ उनका ऑक्यूपेशन है कि बैठ के काम करने वाला है। साथ ही साथ कैथेटर तो इंसर्ट नहीं हुआ है, पाइपलाइन वो कैथेटर जो कि बाद में इन्फेक्शन का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपको हेड टू टो एग्जामिनेशन करने से पहले आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको वाइटल साइन चेक करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रोसेस है। तो वाइटल साइन में आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, पल्स इंक्रीज मिलेगी, बीपी में भी इंक्रीज मिले। हेड टू टो एग्जामिनेशन में आपको फेस में उनको एंजाइटी मिलेगी, डिस्कम्फर्ट मिलेगा। फिर एब्डोमेन में आपको फ्लैंक पेन मिलेगा, एक जगह पे पेन हो रहा होगा, एक साइड में पेन हो रहा होगा। यूरिन टेस्ट फिर आप करोगे तो जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, बर्निंग सेंसेशन, डिसयूरिया, एनयूरिया, हेमेचूरिया, यूरिन में पस, व्हाइटिश क्लाउडी यूरिन, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। ब्लड टेस्ट आप जब कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंक्रीज कैल्शियम लेवल, यूरिया इंक्रीज मिल सकता है, क्रिएटिनिन वेस्ट मटेरियल है जो कि इंक्रीज मिल सकता है, इंक्रीज फॉस्फेट लेवल मिल सकता है, इंक्रीज ऑक्सीलेट लेवल मिल सकता है, इंक्रीज यूरिक एसिड भी मिल सकता है। यूरिन टेस्ट कराने पे 24 आवर का यूरिन आपको कलेक्ट करके रखना है, जिससे आपको एसिडिक कंटेंट पता चल जाए कि कितना एसिडिक यूरिन बन रहा है। यूरिन में हेमेचूरिया भी आपको चेक करना है कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है यूरिन में। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एक्सरे कराओगे, जिसमें आपको ट्यूमर या आपको स्टोन दोनों ही देखने को आराम से मिल सकते हैं। इसके बाद आप सीटी स्कैन करा सकते हो और यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हो, जिसमें आपको आराम से ट्यूमर, उसका साइज, उसकी डीपनेस देखने को मिल जाएगी। अगर ट्यूमर है तो वो आपको यूएसजी में कुछ इस तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ दिख सकती है। सीटी स्कैन में आपको ये पता चल जाएगा, देखिए यूएसजी में आपको पता चल जाएगा कि कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ है। सीटी स्कैन में आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो एबनॉर्मल ग्रोथ ट्यूमर की है या नहीं है। इसके साथ साथ कितना ज्यादा वो फैल चुका है ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा KUB टेस्ट करा लोगे, दैट इज किडनी यूरेटर्स ब्लैडर रेडियोग्राफी। किडनी यूरेटर ब्लैडर रेडियोग्राफी एक तरह का टेस्ट है जिसमें आपकी किडनी विजुलाइज हो जाती है अच्छे से, यूरेटर आपको अच्छे से दिखने लगते हैं और यूरिनरी ब्लैडर आपको अच्छे से शो होने लगते हैं, जिसमें किडनी में आपको स्टोन देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी आपको अगर स्टोन है तो देखने को इजीली मिल जाएगा। साथ ही साथ यूरेटर्स भी आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही पतले पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें अगर कोई स्टोन होगा तो वो भी आपको KUB टेस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है। पेशेंट को बोलना है 3 लीटर उससे या उससे ज्यादा 3 to 5 लीटर पर डे उनको फ्लूइड इनटेक करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर छोटा स्टोन है तो वो फ्लूइड के साथ साथ बाहर निकल सकता है, रश होके बाहर निकल सकता है। एनाल्जेसिक्स में मॉर्फिन सल्फेट आप दे सकते हो ओरल, ये इसलिए होता है जिससे कि पेन को कम कर सके। क्यों? क्योंकि किडनी स्टोन में पेन बहुत ज्यादा हाईली पेन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। इसके साथ साथ पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है अबाउट लो कैल्शियम डाइट, लो सोडियम डाइट, लेस ऑक्सीलेट डाइट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑक्सीलेट डाइट में आपका चुकंदर आता है, कीवी आता है, आपका ब्रोकली आता है, आपका स्पेनिच आता है, आपका टोमेटो सूप आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। डायरेटिक्स में लैसिक्स आप दे सकते हो। लैसिक्स एक तरह का डायरेटिक है जो कि आपके अंदर सोडियम को स्टोर होने से बचाता है और आपका यूरिन पास कराने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोथायाजाइड भी आप दे सकते हो, ये भी एक तरह का क्या है, डायरेटिक है। ये भी सेम फंक्शन करता है जैसा कि लैसिक्स करता है। इसके साथ साथ जहां पर यूरिन स्टोर हो जाता है वहां पे एडिमा हो जाता है, तो उस एडिमा को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है।
और ये एक और चीज हेल्प करता है कि सोडियम कम से कम एब्जॉर्ब हो आपके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी सोडियम स्टोर हो रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है आपका ज़ाइलोप्रिम टैबलेट। तो ज़ाइलोप्रिम टैबलेट जो है वो प्रिवेंट करती है यूरिक एसिड को, या यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पा रहा है तो ये टैबलेट क्या करते हैं, यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो इससे कौन सा वाला स्टोन प्रिवेंट होगा, आपका यूरिक एसिड स्टोन प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट है आपका टैबलेट, नेक्स्ट टैबलेट क्या है, मेथेनामाइन टैबलेट। तो ये मेथेनामाइन टैबलेट एक तरह की एंटीबायोटिक होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकती है। नेक्स्ट है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आपका एग्जाम्पल है एसिटोहाइड्रोजेमिक एसिड। एसिटोहाइड्रोजेमिक एसिड एक तरह की क्या कर सकती है, ये हेल्प करती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को डिक्रीज करने में, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट को कम करती है और उनके रेप्लिकेशन यानी कि डिवीजन को भी कम करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारे बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को ये कम करती है। एंटीपायरेटिक्स में पीसीएम दैट इज पैरासिटामोल आप दे सकते हो। पीसीएम आपके फीवर को डिक्रीज करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपका ESWL दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी नाम का एक ये प्रोसीजर है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये एक तरह का प्रोसीजर है, एक तरह का सर्जिकल मैनेजमेंट है। इसमें होता क्या है कि ये बहुत काफी हद तक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। इसको हम यूरेथ्रोस्कोपी और स्टोन एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये कब किया जाता है, जब किडनी स्टोन लेस देन 2 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर से कम अगर किडनी स्टोन है तो ही हम ये प्रोसीजर करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि एक वेव्स को यानी कि एयर कांटेक्ट, फ्री एयर कांटेक्ट वेव को अप्लाई करते हैं पेशेंट की किडनी के ऊपर, और ये शॉक वेव होती हैं जो कि जनरेटर से दी जाती हैं। ये एक तरह का जनरेटर है, इससे ये शॉक वेव दी जाती हैं। ये शॉक वेव क्या करती हैं, डायरेक्टली जाती हैं स्टोन के ऊपर और स्टोन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। ये देखिए पहले स्टोन इतना बड़ा था, फिर जब हमने ये शॉक वेव हमने यहाँ पे दी है तो ये स्टोन टूट गया है, इसका ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन होने के बाद इजिली ये स्टोन वाटर इनटेक के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका ओपन स्टोन सर्जरी। ओपन स्टोन सर्जरी एक तरह की सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम डायरेक्टली उसी साइट को कट करते हैं जहां पे स्टोन होते हैं। तो अगर किडनी में स्टोन है तो किडनी के उसी एरिया को कट करेंगे जहां पे स्टोन है और स्टोन को डायरेक्टली रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेंटिंग। स्टेंटिंग भी एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को इंसर्ट करते हैं जिससे कि हम पाथवे बना सके यूरिन को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि सिर्फ स्टोन को निकालना इज नॉट सफिशिएंट। हमें सबसे पहले उस इन्फेक्टेड यूरिन को बाहर निकालना है जो कि बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो एक तरह का ये स्टेंटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब यूरेटर्स में कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होता है, तो हम ये स्टेंट अंदर डालते हैं और यहाँ से जितना भी यूरिन बन रहा है किडनी से, जितना भी यूरिन आ रहा है वो यूरिन इस वाले कह सकते हैं ओपनिंग से इंसर्ट हो करके लास्ट वाली ओपनिंग में यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्टली आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर उसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है ओपन यूरेथ्रोलिथोटॉमी सर्जरी। ओपन यूरेथ्रोलिथोटॉमी सर्जरी एक तरह की सर्जरी होती है जो कि आपके यूरेटर्स के लिए स्पेशली होती है। यूरेटो आ रहा है ना, URETERO, यूरेटो। इसमें यूरेटो आ रहा है यानी कि ये जो आपके यूरेटर्स हैं, अगर इसके अंदर स्टोन है तो डायरेक्टली उस जगह को, उस यूरेटर को कट करके वहां से स्टोन बाहर निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ पे निकाला जा रहा है। दिस इज नोन एज ओपन, यानी कि ओपन किया गया किसको, यूरेटो को, यूरेटर्स को ओपन किया गया। ठीक है, तो यूरेटो कौन होते हैं हमारे, ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स को हम यूरेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डाइट प्लान पे फोकस करना है। तो डाइट प्लान क्या है, जब आपको बोला जाए कि आपको ऑक्सीलेट्स डाइट नहीं लेनी है या सोडियम डाइट नहीं लेनी है, कैल्शियम डाइट नहीं लेनी है, तो वो चीज नर्स को मोस्टली फोकस उसको करना है और क्या करना है, पेशेंट और उसकी फैमिली को सबको एक्सप्लेन करना है कि ये डाइट प्लान बना है तो क्यों बना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं।
नेक्स्ट है आपका एजुकेट अबाउट द डिजीज कंडीशन। पेशेंट और उसकी फैमिली को डिजीज कंडीशन के बारे में सारी एजुकेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज अ राइट ऑफ द पेशेंट कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जाने, उसको क्या डिजीज हुई है वो पेशेंट और उसकी फैमिली को पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे पेशेंट और उसकी फैमिली डिसीजंस ले सकती है। एजुकेट रिगार्डिंग सर्जरी। तो इतनी सारी सर्जरीज हैं, तो कोई भी सर्जरी अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो वो सर्जरी पेशेंट को और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी है और बताना है कि क्या बेनिफिट्स हैं इस सर्जरी के और क्या प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है हाइजीन मेंटेन करके रखना है। पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है, वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा, सेल्फ केयर डेफिसिट है, तो नर्स का क्या काम है कि वो उसकी हाइजीन को मेंटेन करके रखे, अदरवाइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा अटैक कर सकते हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। फॉलो अप केयर कर रही हैं, पेशेंट की सर्जरी के बाद, पेशेंट ठीक होने के बाद क्या करना है, पेशेंट को भेजना है फॉलो अप केयर के लिए और बताना है कि ये जो मेडिसिन उसको दी जा रही हैं या उसको मेडिसिन कब तक लेनी है, क्या इंपॉर्टेंट है मेडिसिन का, ये सारी चीजें पेशेंट को बतानी है। पेशेंट को ये भी बोलना है कि वो टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को विजिट करता रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डॉक्टर से करे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंशन के लिए अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बार बार अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो आप डायरेक्ट जा करके बताओ, डॉक्टर्स को दिखाओ। अगर आपको पेन होता है बार बार या आपको लगता है कि यूरिन जो है बार बार रिटेन हो रहा है या ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर्स को जाकर के बतानी है। पर्सनल हाइजीन पे मेंटेन रखना है। पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना टॉयलेट साफ नहीं रखोगे, अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं करोगे तो आपको यूटीआई बार बार हो सकता है। ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन करना है कि अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, तभी पेशेंट अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करेगा और उस ट्रीटमेंट को कंप्लीटली फॉलो अप करेगा। डाइट और एक्सरसाइज के लिए स्पेशल एजुकेशन देनी है कि डाइट क्यों हमने आपको सोडियम डाइट, कैल्शियम डाइट, पोटेशियम डाइट, फॉस्फोरस डाइट मना किया हुआ है। साथ ही साथ उसको एक्सरसाइज के लिए बोलना है क्योंकि एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर योर बॉडी सर्कुलेशन। इसके अलावा अदर प्रिवेंशंस देख लेते हैं। तो हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, पेशेंट को बोलना है हमेशा वाटर अच्छे से ज्यादा वाटर इनटेक करे, जो कि अगर छोटा सा भी स्टोन बना है तो वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाए। इसके साथ साथ अगर कम से कम फ्लूइड कोई भी लेता है तो यूटीआई होने के बार बार चांसेस हो जाते हैं, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। डिक्रीज सोडियम डाइट। सोडियम डाइट कम से कम लेनी है क्योंकि ऑलरेडी एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है आपको, और सोडियम डाइट अगर आप कंटिन्यूअस लेते रहोगे तो मे बी प्रॉब्लम रिपीट हो जाए। लेस एनिमल प्रोटीन लेना है, यानी कि बीफ हो गया, फिश हो गया, गाय का लाइक ये हो गया, फ्लैश हो गया, ये सारी चीजें कम लेनी है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की एक्सेसिव प्रोटीन की वजह से क्या हो रहा था, स्टोन बन रहा था। एक्सप्लोर हर्बल रेमेडीज, यानी कि हर्बल मेडिसिन आप ले सकते हो। इसके लिए स्टोन ब्रेकर मेडिसिन बहुत कॉमन मेडिसिन है। यहाँ पे देख लो, ये एक तरह का कह सकते हैं कि प्लांट होता है जो कि स्टोन को बनने से रोकता है और प्रिवेंट करता है, स्पेशली कौन से स्टोन को, कैल्शियम ऑक्सीडेज स्टोन को, जो कि 80% केसेस में मिल रहा था, और अगर स्टोन हो भी गया है तो उसके साइज को रोकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में रीनल सीरियसली फेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिन पूरा भर चुका है और अब वो यूरिन को बाहर निकाल नहीं पा रही है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से, इंक्रीज इन्फेक्शन की वजह से रीनल फेल हो सकती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, दैट इज डिक्रीज द कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द यूरेथ्रा, यानी कि नैरोइंग ऑफ द यूरेथ्रा आप कह सकते हो। कि यूरेथ्रा क्या होती है कि जो कि डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है और यूरिनरी ब्लैडर इसी में क्या करता है, पूरे यूरिन को पास करता है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि यूरेथ्रा का साइज इतना कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरिन फिर से पास नहीं हो पा रहा है। ये इसलिए हो रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे सर्जरी करके स्टोन को बाहर निकाला हो, जिसकी वजह से इसका जो पाथवे था वो नैरो हो गया हो। इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकता है अगर इस कंडीशन को कवर अप नहीं किया गया, यानी कि अगर आपने
किडनी स्टोन को अवॉइड किया तो ये बाद में सेप्सिस का काम कर सकता है, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूरिन रिटेन हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। यूरिन एक्स्ट्रा वेसिडेशन। तो यूरिन एक्स्ट्रा वेस्टेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो आपका यूरेथ्रा होता है वो क्या करता है, यूरिन को बाहर नहीं निकाल पाता है। मे बी यूरेथ्रा में ब्लॉकेज हो गया हो, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा हो और मोर सीवियर कंडीशन आ गई हो। इसके अलावा पेरिनेफ्रेटिक एब्सेस। पेरिनेफ्रेटिक एब्सेस मीन्स होता है, एब्सेस मीन्स होता है फ्लूइड फिल्ड यानी पस फिल्ड कैविटी, यानी कि अगर इस एरिया को मैं इसके अंदर पस भर दूं तो ये एक तरह का एब्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो एब्सेस इसलिए होगा क्योंकि कंटिन्यूअस इन्फेक्शन का अटैक हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से जिस भी एरिया में ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे वहां पे टिश्यूज की डेथ ज्यादा होगी और वहां पस बन जाएगा। जब इतनी सारी कंडीशंस हो जाएंगी तो डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। So this is all about the renal calculi. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.